हेलो एवरीवन। घटना चक्र पॉलिटी टॉपिक नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। हम इस टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा क्या होते हैं, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। अब मतलब 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 में जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको अब भारत के वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। जैसा कि जो वायसराय था वो अध्यादेश मतलब आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते थे और उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती थी। जैसे कि अभी भी हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। उसी तरीके से उस टाइम वायसराय को ये अधिकार दिया गया था कि वो आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखना है कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ध्यान में रखना है कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919।
इस अधिनियम द्वारा सभी राज्यों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ध्यान में रखना है। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। सेकंड कथन है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। थर्ड कथन है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? फर्स्ट है केवल 1, 2 और 3, सेकेंड है 2 और 3 एंड थर्ड है 1 एंड 3 एंड डी ऑप्शन है केवल 1। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही कथन है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। सेकेंड है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। थर्ड है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन सा क्या सही है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया।
इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इसके अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तथ्य संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। तो यहाँ कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है कि भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। सेकेंड ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909। थर्ड ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। फोर्थ ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था 1909 का अधिनियम? ऑप्शन है ए ऑप्शन है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, सेकंड है विकेंद्रीकरण से, थर्ड है द्वैध शासन से, फोर्थ है विधान परिषद से। तो अभी हमने देखा इसका सही आंसर होगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित है 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड है भारत सरकार अधिनियम 1909, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1935, बी 1937, सी 1946 एंड डी 1947। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसका गठन किया गया था 1937 में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी है
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन डी है स्वतंत्रता अधिनियम 1937 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित एंड सेकंड हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909 एंड डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। बी ऑप्शन सेकेंड कथन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। थर्ड कथन है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। कूट है दिया हुआ केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 एंड डी है 1, 2 और 3। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। पहला कथन बिल्कुल सही है, भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट कथन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था 1909 में की गई थी। 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, पार्लियामेंटो सिद्धार्थ जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से कथन 2 गलत हो जाएगा एंड कथन 3 भी सही है। इस तरीके से 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में किया गया था, हमने अभी देखा। और 1919 के अधिनियम के द्वारा यह सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। सेकेंड कथन है कि 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। थर्ड सी ऑप्शन है कि 2 शासक समुच्च एवं एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना। एंड डी ऑप्शन है कि प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, द्वैध शासन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। फर्स्ट है न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या पुलिस। तो इसमें कौन कौन से है जो आरक्षित विषय माने गए थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस,
ये आरक्षित विषय माने गए थे। इस तरीके से 1, 3 और 4 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों आरक्षित तथा आंतरिक या हस्तांतरित में विभक्त किया गया था। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के अंतर्गत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी द्विसदनीय? प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये हमने कई बार देखा। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई। नेक्स्ट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी, केवल 2 इसका सही आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस तरीके से कथन एक सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? फर्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकेंड है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो कौन सा सही है? दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1919 के तहत कौन कौन सा हुआ? 1926 और 1945। तो इस तरीके से ए और सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? किससे प्रेरित है कि राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कर सकता है? ये प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यदि ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्ति आपातकालीन स्थिति में, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया?
तो ये संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया था, गलत है। सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। डी है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है, तो 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ का, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ परंतु महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित ये नहीं हुआ था, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लिखित संविधान इसमें नहीं था, बाकी सारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ए इसका सही आंसर होगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।